Satinder, please introduce yourself. Ma'am, my name is Satinder Panu and I am from Hisar, Haryana. I did my schooling itself from Hisar itself, and I did my LB from Government Law College, Mumbai in the year 2020. And since then, I have been preparing for this exam, ma'am. Okay. So you are from Haryana and you're appearing for Madhya Pradesh. Don't you think there Yes, will ma'am. be a huge cultural shock once you come here? Ma'am, I after my 12th, I was in Mumbai for 5 years. Hmm. So there, I did see some cultural differences. But to be honest, I did like it that there was some variation. So MP itself being a very diverse state would offer me rather more exposure towards the cultural diversities of India. So rather than it being a challenge, it will be an opportunity for me to see the nation in a wider prospect, ma'am. बट हम नेशन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आप तो सिर्फ एमपी ही देख पाओगे आप। तो मैम एमपी इन इटसेल्फ इज सेड टू बी एक मिनी भारत कहा जाता है एमपी को, क्योंकि बहुत डाइवर्सिटी है। तो मैम अगर किसने भारत कहा का है एक्सपोजर एमपी नहीं को मिनी होगा। भारत? सॉरी मैम। हु हैज कॉल्ड एमपी एज मिनी भारत? मैम दैट आई डोंट रिकॉल। ठीक है। सो मान लीजिए हरियाणा की वैकेंसी इस साल नोटिफाई हो जाती है, तो फिर तो आप हरियाणा का एग्जाम देके हरियाणा निकल जाओगे। मैम ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी जुडिशरी कोचिंग की या फिर अपनी प्रिपरेशन की, तो मेरा गोल था कि मुझे एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है। हम्म। तो एक बार मैं जहाँ पे भी सिलेक्टेड हो जाता हूँ, तो आई वुड ट्राई एंड rather I would be settled in that very state. If it's MP, then it will be MP. If it will be Haryana first, then it will be Haryana. If it is any other state, then it will be that other state. ठीक है। आपने महाराष्ट्र का एग्जाम देने का नहीं सोचा? मैम वहाँ मैं एलिजिबल नहीं हूँ मैम। ओके, ठीक है। लोकल लैंग्वेज की वजह से? यस मैम, मराठी वहाँ पे होती है मैम, वो मुझे नहीं आती। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे डायलेक्ट्स ऐसे होंगे जो शायद आपको नहीं आएंगे, तो ऐसे में फिर आप क्या करेंगे? मैम डायलेक्ट्स तो समझ में आ जाते हैं, क्योंकि हिंदी का ही थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। बट क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट अलग नहीं होती, डायलेक्ट की हिंदी का ही थोड़ा वेरिएशन होता है, तो मैम वो समझ सकते हैं। एंड रेदर हरियाणा में भी जो हरियाणवी है वो भी एक डायलेक्ट ही है, बट हम समझ लेते हैं। बट हिंदी जो एक स्क्रिप्ट है वो सेम ही रहती है, हम तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता होगी मैम। ठीक है। ये मुझे बताइए कि आपने एलएलएम नहीं किया है? नो मैम। क्यों? क्योंकि मैम मेरा एक गोल था कि मुझे जुडिशरी ही करना है, तो आई डेंट वांट कि मैं डेविएट हूँ मेरे गोल से। तो तब से मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद से ही मैं जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ। तो जुडिशरी क्यों करना है? व्हाई डू यू वांट टू बी अ जज? मैम क्योंकि जुडिशरी एक ऐसा स्ट्रक्चर या फिर इंस्टीट्यूशन है जो हम कह सकते हैं कि एक पहली बात तो एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस नहीं है इसके अंदर, कोई भी तीसरी इंस्टीट्यूशन इंटरफेयर नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जितना इसका पीपल टू पीपल डीलिंग है वो बहुत ज्यादा है मैम, तो ग्राउंड लेवल पे जितना एक्सपोजर मिलेगा। और तीसरी बात ये कि इसके अंदर डिफरेंस जो तुम ला सकते हो लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा है, और अनबायस्ड तरीके से तुम्हें डील करना होता है, तो वो भी चैलेंजिंग है। पर ये सारी चीजें तो एडवोकेसी में भी हो सकती है। आप लोगों की लाइफ में डिफरेंस भी लेकर आ सकते हो, आप लोगों से पीपल टू पीपल डीलिंग जो आप कह रहे हो वो भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें तो आप एडवोकेट बन के भी कर सकते हैं। व्हाई स्पेसिफिकली जुडिशरी? क्योंकि मैम एडवोकेसी और जुडिशरी में विद अटमोस्ट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्रोफेशन, डिफरेंस ये है कि एडवोकेसी में हमें एक पक्ष को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, हमें उसी की तरफ देखना ये पड़ता है। तो बट आपका पास ऑप्शन रहता है हमेशा, आपको कोई गन पॉइंट पे केस थोड़ी देता है। अगर कोई पर्सन सही है तो तभी केस लो ना। मैम वो भी है, बट बात ये है कि अगर आप एक प्रोफेशन में घुस रहे हैं तो आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि इसने ये गलत काम किया है तो मैं इसको सेव नहीं करूंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें उसे भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि एक नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। तो जब तक हमें नहीं पता कि इसने किया है कि नहीं किया, फिर कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, तब तक हमें उसे रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा। बट क्या उसके क्या अंदर भी हमें एडवोकेट जैसे क्लाइंट्स के पास राइट होता है टू चूज देयर ओन एडवोकेट्स, क्या एडवोकेट के पास राइट नहीं होता टू चूज देयर क्लाइंट्स? है मैम, बट एक प्रोफेशन में एक्सेल करने के लिए कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी होंगी जहाँ पे हमें क्लाइंट को ना चाहते हुए भी, केस को ना चाहते हुए हमें वो केस लेना पड़ेगा या फिर लेना पड़ जाए। हम्म। तो उस ठीक सिचुएशन में हमें बायस्ड रह के एक ऐसे व्यक्ति को भी डिफेंड करना पड़ेगा। ठीक है। ये बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैम सीआरपीसी। सीआरपीसी। यस ठीक है। मैम। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स क्या होता है सतिंदर?
मैम कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एमपी एलआरसी लैंड रेवेन्यू कोड का एक कंसेप्ट है जिसके अंदर एक कन्वीनियंट फार्मिंग के लिए या फिर कन्वीनियंस ऑफ द लैंड होल्डर्स के लिए लैंड को, एक बंदे के लैंड को दूसरे बंदे को दिया जाता है और एक्सचेंज हो जाता है इन अ वे कि सबकी कन्वीनियंटली वो अपनी कल्टीवेशन कर पाए लैंड पे। सेक्शन 204 ऑफ द एमपीएलआरसी टॉक्स अबाउट इट मैम। भूमि स्वामी और ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड में क्या फर्क होता है? मैम कैन आई थिंक अबाउट इट। हम्म मैम एज फार एज माई नॉलेज गोज, भूमि स्वामी इज द ओनर ऑफ द लैंड बट ऑक्यूपायर के पास सिर्फ पोजेसरी राइट्स होते क्या ये हर केस में जरूरी है? हैं। मैम आई डोंट हैव दैट डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है। रिमांड क्या होता है सतेंद्र? रिमांड अंडर सीआरपीसी मैम। हम्म मैम रिमांड इज एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड मैम। हम्म आगे। मैम रिमांड तो इतना ही ठीक है। होता है मैम शायद। ठीक है। ये बताइए कितने तरह की कस्टडी हो सकती है? मैम जुडिशियल और पुलिस कस्टडी, दो ही तरीके की कस्टडी हो सकती है। क्या डिफरेंस होगा दोनों में? मैम पुलिस कस्टडी जैसे नाम ही कहता है कि पुलिस के पास हिरासत में रहते हैं, बट जुडिशियल कस्टडी में जेल में रहते हैं मैम। हम्म, ठीक है। ठीक है। ये बताइए कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ होता है, कॉन्सेप्ट है क्या मैम कॉन्ट्रैक्ट? टेक्निकली हम्म टेक्निकली द टर्म वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज रॉन्ग, बट कॉमन पैरेलेंस में यूज करते हैं। द करेक्ट टर्म इज वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा सच नहीं होगा, कैन कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम वॉइड। सेक्शन 56 क्या कहता है आईसीए का? सेक्शन 56 फर्स्ट पैरा कहता है कि अगर एक्ट, अगर जो एक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो पर से वॉइड है, इन वॉइड इन इट्स इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। हम्म, बट अगर दो एक्ट बाद में, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में इम्पॉसिबल हो जाती है, फिर अनलॉफुल हो जाती है, तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, इट विल बिकम वॉइड। हम्म, ठीक है। ये बताइए कि इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर एक बहुत अच्छा केस लॉ है, एक लैंडमार्क केस लॉ है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्या आप उस केस लॉ को रिकॉल कर पाते हैं? मैम इफ वी आर टॉकिंग ऑफ द सेम केस लॉ, इट इज मुगनी सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगनी राम बांगुड़। क्या हुआ था इस केस में? मैम फैक्ट्स तो मुझे नहीं है ध्यान, बट रेशियो मुझे पता है। क्या था? मैम इसका रेशियो ये था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्पस या फिर ऑब्जेक्ट के लिए किया गया है हम्म एंड चेंज ऑफ इवेंट्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट या फिर पर्पस ही फ्यूटाइल हो जाता है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना दो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट क्योंकि ऑब्जेक्ट नलिफाई हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। हम्म ठीक है। ये बताइए कि एक्शनेबल क्लेम और मॉर्गेज में क्या फर्क होता है? मैम सोच सकता हूँ 2 मिनट। हाँ। यस मैम। सो मैम मॉर्गेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी से हम डील करते हैं, जहाँ पे एक प्रॉपर्टी, एक पेमेंट को सिक्योर करने के लिए एज अ सिक्योरिटी हमें हम प्रॉपर्टी को दे देते हैं। बट एक्शनेबल क्लेम में पहली बात तो मैम इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। और दूसरी बात मैम कि इसके अंदर दूसरी मैम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा मैम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है। प्लेज और हाइपोथिकेशन में क्या फर्क होता है सचिंदर? मैम एक्शनेबल क्लेम के अंदर ही आता है प्लेज और हाइपोथिकेशन। और प्लेज के अंदर होता है कि प्रॉपर्टी की पोजीशन दूसरी पार्टी के पास चली जाती है, बट हाइपोथिकेशन के अंदर प्रॉपर्टी हमारे पास रहती है। जैसे हम कार का लोन लेते हैं तो फिर लोन प्रोपोजिशन हमारे पास रहती है, बट गाड़ी पे लोन चल रहा होता है। प्लेज और हाइपोथिकेशन ये दोनों कॉन्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम के अंदर आते हैं? सॉरी मैम, आई फंबल्ड, वो इसका एक्शनेबल क्लेम का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इसका मेंशन है कि अगर एक प्रॉपर्टी हाइपोथिकेशन या फिर प्लेज में नहीं है तो वो एक्शनेबल क्लेम नहीं होगी। ये बताइए कि अ, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये एक्ट इंटर वाइवोस अप्लाई होता है यानी लिविंग पर्सन्स के बीच में अप्लाई होता है। क्या इसमें कोई ऐसे प्रोविजन भी है जो ऑपरेशन ऑफ लॉ पे अप्लाई हो? मैम चार्ज में मैम जहाँ पे अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ से किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई
क्लेम हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में भी टीपीए लगता है। ठीक है, और कोई सेक्शन? अभी आई कांट रिकॉल। ठीक है, ये बताइए कि 23J ऑफ एमपी अकोमोडेशन एक्ट क्या कहता है? मैम स्पेशल लैंडलॉर्ड्स की कैटेगरीज बताता हूँ। क्या क्या कैटेगरीज है? मैम एक कोई रिटायर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, या फिर डिफेंस सर्विसेज का रिटायर्ड सर्वेंट हो, डाइवोर्स्ड या फिर विडोड वुमन हो, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट का जो उसकी सर्विस कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस शहर में अकोमोडेशन के गवर्नमेंट अकोमोडेशन के लिए एंटाइटल ना हो। और एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैम। क्या हैंडीकैप पर्सन भी इसमें आ सकता है? यस मैम, फिफ्थ हैंडीकैप्ट में है, डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, एमपी अकोमोडेशन में अगर मुझे रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट अपील करनी है उसके ऑर्डर के अगेंस्ट, तो मैं कहाँ कर सकती हूँ? मैम डिस्ट्रिक्ट जज के पास, सेक्शन 31 में। ठीक है, एमपी अकोमोडेशन एक्ट में ही रिवीजन का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? मैम स्पेशल लैंडलॉर्ड के केस में दिया गया है, 23E आई गेस। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अम, ठीक है, ये बताइए कि लीज और लाइसेंस, इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस होता है? मैम कंसेप्चुअली लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ पे तुम्हें एंजॉयमेंट का एब्सोल्यूट राइट मिल जाता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द ओनर ऑफ द और द राइट होल्डर। बट लाइसेंस के अंदर इट इज अ राइट दैट यू गेट विच ऑफ टू डू एन एक्ट जो अदरवाइज इलीगल होती या फिर अनलॉफुल होती, बट तुम्हें क्योंकि लाइसेंस मिल गया तो वो तुम एक्ट कर सकते हो। और इसके अंदर लाइसेंस के अंदर मैम इंटरफेरेंस भी होती है और एब्सोल्यूट एंजॉयमेंट का राइट नहीं मिलता। इंटेंशन एंड मोटिव में क्या फर्क होता है? मैम सोचना चाहूंगा 2 सेकंड। हम्म। क्या आप इसको किसी एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करके भी बता सकते हैं? यस मैम। मैम इंटेंशन को हम पुश फैक्टर कह सकते हैं और मोटिव को हम पुल फैक्टर कह सकते हैं। मैम इंटेंशन, अगर मैं कहूँ कि जुडिशरी का एग्जांपल मैं क्यों देना चाह रहा हूँ, तो इंटेंशन, जिस इंटेंशन से मैं काम कर रहा हूँ वो है कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है। बट मोटिव मेरा ये है कि शायद मैं लोगों की जिंदगी या फिर किसी ना किसी तरीके से किसी की जिंदगी में बेहतर फर्क ला सकूं, वो मेरा मोटिव रहेगा। ठीक है, ठीक है, मुझे ये बताइए कि लेट्स से एक पर्सन है, ये ड्रंक होकर आता है घर पे, वाइफ को मारता पीटता है। अब इसी ड्रंकनेस में इसे लगता है कि वाइफ तो मर गई, एंड नाउ वो हम्म, चाहता है कि इसे सुसाइड की तरह दिखा दे, और वाइफ की बॉडी हम्म, को हैंग कर देता है। वाइफ की हम्म। मौत स्ट्रैंगुलेशन से होती है, लटकने की वजह से होती है। इस पर्सन को किस सेक्शन के अंदर पनिश करेंगे आप? मैम 326 और 201 मैम, 201। क्यों? क्योंकि मैम ये सपोजिट सर्कमस्टांसिस की सिचुएशन है जहाँ पे उसने एक एक्ट किया और उसके बिना पे उसे लगा कि शायद उसकी बीवी की डेथ हो गई है, बट इन रियलिटी वो डेथ हुई नहीं थी। तो हम्म। उस सिचुएशन में उसके ऊपर जो मेंसरिया इम्प्यूट होगा वो वही इम्प्यूट होगा जो उसने एक्ट करते वक्त किया था, जो कि था जब उसने अपनी बीवी को मारा था। हम्म। ठीक है, ये मुझे बताइए कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, जिस केस में वो अपने डिफेंस में प्ली ऑफ एलिबाई लेना चाहता है। क्या प्ली ऑफ एलिबाई के लिए वो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे डली हुई लोकेशन एज एन एविडेंस दे सकता है? क्या इस एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा? नो मैम, क्योंकि अभी एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है, या फिर अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ही जजमेंट है, जहाँ पे बोला गया है कि मोबाइल की लोकेशन या फिर मोबाइल के टावर लोकेशन से तुम ये नहीं कह सकते कि तुम उसी जगह पे थे। हम्म। ठीक है, ये बताइए सतेंद्र कि आपकी हॉबीज क्या है? मैम बास्केटबॉल एंड फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में क्या? जिमिंग मैम। जिमिंग। ठीक है, ठीक है, ये बताइए बास्केटबॉल के बास्केटबॉल में इंडिया के क्या कोई प्लेयर, इंडिया की टीम बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करती है? मैम इंटरनेशनल लेवल की तो नहीं है, बट विद इन इंडिया जो इंटर इंडिया गेम्स होते हैं उसके अंदर रीजनल टीम्स हैं। हम्म। ठीक है, ठीक है, मुझे ये बताइए सतिंदर कि परमिसिव पोजेशन और एडवर्स पोजेशन, इन दोनों में क्या फर्क होता है?
मैम परमिसिव पोजीशन तो परमिशन के साथ होती है, और एडवर्स पोजीशन होती है जो उसके होस्टाइल नेचर की होती है, जो दूसरे का टाइटल डिनाई करके आप पोजीशन के अंदर है। एडवर्स पोजीशन का मेंशन हमें कहाँ मिलता है? एडवर्स पोजीशन मैम आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट मैम। सिर्फ वही बताता है एडवर्स पोजीशन के बारे में? एडवर्स पोजीशन के बारे में कोई और सेक्शन नहीं है? मैम सेक्शन एग्जैक्ट मेंशन तो नहीं है, बट मैम सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। लास्ट क्वेश्चन कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मैम जो इफेक्टिव उन इनका जो प्रभाव होता है वो दोनों में सेम होता है, बट जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो एक अमेरिकन कंसेप्ट है, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज एन इंडियन कंसेप्ट व्हिच इज गिवन इन आर्टिकल 21, बट इन द लैंडमार्क केस ऑफ मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने इन इफेक्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को बना दिया था। ठीक है, ऑल राइट।